रात के समय है और रात के समय लगातार आज दूसरा दिन है और दूसरी रात है। विधायक देवेंद्र यादव हमारे साथ में है और भिलाई स्टील प्लांट की जो मनमानी है वो किसी से छिपी नहीं है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा ना मैनेजमेंट से कोई चर्चा करने आया, ना जिला प्रशासन से किसी ने सुध ली। तो ऐसा लगा कि उदारता की कमी है। अड़ियल रवैया जो शुरू से बीएसपी का रहा है वो तो जी आगे भी रहेगा, ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगा कि वो उदार नहीं हो सकते तो हम ही उदार हो जाते हैं। 2 दिन की जगह 3 दिन उपवास कर लेते हैं, शायद कल आ जाए बात करने। कुछ खाए नहीं हो? देखो ऐसा है कि वो जेल में तो रहे ही थे पहले से ही। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया जेल काटे तो रात भी यहाँ बात काट सकते हैं। हाँ बस यही है, जेल जो इन लोगों ने भेजी ना तो इसमें समझ में आ गया कि ठंड कैसे। देखो जेल में भी कोई सुविधा नहीं रहती थी, यहाँ तो बढ़िया गद्दा भी मिल गया, वहाँ तो ये भी नहीं मिलता था। वहाँ तो ऐसी मतलब एक पतली सी चादर में सोते थे। बीएसपी ने ऐसी कौन कौन सी मनमानी की है जिसके लिए आपको ये उपवास करना पड़ रहा है? बहुत सरल शब्दों में जो भिलाइयंस देख रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, उन्हें मालूम चले कि आपको अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आकर बैठना पड़ रहा है, यहाँ पर सोना पड़ रहा है। मुझे आना इसलिए पड़ा इस तरीके से क्योंकि मैंने बड़ी बारीकी से देखा कि हर वर्ग और हर इससे जुड़ा हुआ जिम्मेदार आदमी अपना प्रयास कर चुका है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो रहा है। एक सवाल है कि आप जब बीएसपी के अधिकारियों से मिले थे, इससे पहले धरना देने से पहले मुलाकात करके आए थे, उनका क्या रवैया था? उन्होंने कुछ तो कहा होगा ना कि नहीं देवेंद्र जी ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रात के 10 बज रहे हैं और इस वक्त पारा हो चुका है लगभग 12-13 डिग्री के आसपास। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और भिलाई टाउनशिप की ठंड की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में होती है कि यहाँ पे ठंड का जो पारा है वो अलग थोड़ा होता है। रात के समय है और रात के समय लगातार आज दूसरा दिन है और दूसरी रात है। विधायक देवेंद्र यादव हमारे साथ में है और भिलाई स्टील प्लांट की जो मनमानी है वो किसी से छिपी नहीं है। किसी का अचानक से 3,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक रेंट आ जाता है और उन रिटायर्ड कर्मियों के लिए जो बड़ी मुश्किल हो जाती है, जिन्होंने खून पसीना सींच कर इस भिलाई स्टील प्लांट को संवारा, भिलाई स्टील प्लांट का नाम ऊंचा किया, कीर्तिमान पर पहुंचाया। अब उन्हीं रिटायर्ड कर्मियों के लिए भिलाई स्टील प्लांट का जो मैनेजमेंट है वो मुसीबत बनने वाली है। और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर विधायक देवेंद्र यादव पिछले 2 दिनों से और ये दूसरी रात है अनशन पर बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि शायद ये अनशन आगे भी जारी होने वाला है। विधायक जी, अनशन दोबारा अब तो कंटिन्यू रहेगा क्या? ये 2 दिन तो हो ही गए, 2 रात होने वाली है। देखिए ऐसा है कि पहले तो वैसा विचार नहीं था। विचार तो यही था कि 2 दिवसीय अनशन करके मैनेजमेंट से बात करना है, चर्चा करना है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में हमने देखा ना मैनेजमेंट से कोई चर्चा करने आया, ना जिला प्रशासन से किसी ने सुध ली। तो ऐसा लगा कि उदारता की कमी है। अड़ियल रवैया जो शुरू से बीएसपी का रहा है वो तो जी आगे भी रहेगा, ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगा कि वो उदार नहीं हो सकते तो हम ही उदार हो जाते हैं। 2 दिन की जगह 3 दिन उपवास कर लेते हैं, शायद कल आ जाए बात करने। कुछ खाए नहीं हो? उपवास है। उपवास है, सिर्फ पानी पी रहे हो? हाँ, वो भी टाइम टाइम। हाँ देखिए क्या होता है कि हम ईमानदार प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो ऊर्जा ही नहीं आएगी लड़ने की। तो ये ईमानदार प्रयास है। बिल्कुल। बहुत सरल शब्दों में बताओ कि बीएसपी ने ऐसी कौन कौन सी मनमानी की है जिसके लिए आपको ये उपवास करना पड़ रहा है? बहुत सरल शब्दों में जो भिलाइयंस देख रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, उन्हें मालूम चले कि आपको अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आकर बैठना पड़ रहा है, यहाँ पर सोना पड़ रहा है। देखिए मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो बीएसपी ने सबसे पहले भिलाई स्टील प्लांट के अंदर के मैनेजमेंट को प्राइवेटाइज कर दिया 70%। वो अंदर क्या कर रहे हैं हम उसको बहुत देख भी नहीं पाते, ना हम उस पे बहुत बाहर से लड़ाई लड़ पाते हैं। अलग ही दुनिया प्लांट के अंदर, अलग ही बहुत दुनिया, सारी यूनिट है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है। वहां तक चीजें ढकी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो हमारे जो टाउनशिप एरिया है, भिलाई मिनी भारत कहा जाता है जी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग यहाँ पर रहते हैं। तीसरी पीढ़ी है भिलाई की। आज यहाँ की जो आबो हवा है उस पर वो अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लोगों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्टर 9 अस्पताल, उसका प्राइवेटाइजेशन, उसमें 1 लाख से अधिक पूर्व कर्मचारी वर्तमान कर्मचारी आधारित हैं उस अस्पताल से, लेकिन प्राइवेटाइज करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन उसमें कर्मचारियों के हित का क्या होगा उस पर कोई चर्चा नहीं। मैत्री बाग रशिया इंडिया की मैत्री का एक सबूत है और वहां पर पूरे छत्तीसगढ़ के लोग अपने परिवार के साथ आते जाते हैं। उसको प्राइवेटाइज करने के लिए आगे बढ़ गए। इसके बाद बात यहाँ नहीं रुकी। उसके बाद जो रिटेंशन स्कीम के तहत लोग रह रहे हैं उनके किराए को इतना बढ़ा दिया गया
कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाए रहना और वो छोड़कर चले जाएं बीएसपी एरिया से। और भविष्य में रिटेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया। कोई भी जो हमारा कर्मचारी है वो रिटायर होने के बाद यहाँ पर मकान नहीं ले सकता। ये टाउनशिप की जो बसाहट है उसको ख़त्म करने की कोशिश है। वैसे ही जो यहाँ पर पिछले 20, 25, 30 साल से गरीब लोग रह रहे हैं उनको नोटिसेस, लगातार नोटिसेस और उनके घरों को तोड़ना, इसकी कार्रवाई की गई। तो इससे भी बसाहट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, ठेका श्रमिक है या श्रमिक है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। व्यापारी साथी हैं जो वहाँ पर इतना एक्सेस रेंट कर दिया गया, रेट लीज को बढ़ा दिया गया कि आज के वक्त वो व्यापार करने में सक्षम नहीं है। दुकानों किराए पे दुकानें नहीं जा रही है, ना लोग वहाँ पर हितग्राही आ रहे हैं। तो कुल मिला के व्यापार ख़त्म करना चाहते हैं, जो रहवासी हैं उनको हटाना चाहते हैं, जो और यहाँ पर आश्रित लोग हैं जैसे जो सेक्टर 9 में काम करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये पूरे टाउनशिप को क्या दल्ली राजरा का हाल बनाना चाहते हैं या नंदनी अहिवारा बनाना चाहते हैं? हम इस खूबसूरत शहर को, जिसको मिनी भारत कहा जाता है, उसकी बसाहट को खत्म होने देंगे तो ये शहर उजाड़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज सेक्टर 6 आप जाके देखिए। चिंता आपकी अकेले की नहीं होनी चाहिए, फिर तो पूरे शहर की होनी चाहिए, पूरे विलायंस की होनी चाहिए। ये विलायंस की चिंता मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए ऐसा है कि लगातार हमारी यूनियन के साथियों ने बात की, लीज संघर्ष समिति के से जुड़े हुए साथियों ने बात की, सेक्टर 9 संघर्ष जो हॉस्पिटल है उससे जुड़े हुए लोगों ने बातचीत की, हमारे जो पूर्व के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उनकी भी चर्चाएं मैं सुन रहा हूँ पिछले 1.5-2 सालों से। वो लगातार बात कर रहे हैं प्रबंधन से, मीटिंग्स ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रबंधन की मनमानी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? डबल इंजन की सरकार किसी की नहीं सुन रही है। डबल इंजन की सरकार, बीजेपी सेंट्रल में बीजेपी तो हाँ, फिर तो हमारी सरकार थी, हमने रजिस्ट्री शुरू करवाई, जो यहाँ हाउस लीज मकान थे उसकी रजिस्ट्री शुरू कराई। इन्होंने सरकार आते साथ उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बसाहट को खत्म नहीं हो रही है। नहीं, आप पता करिए पिछले 2 साल से 2023 में हुई थी जब चुनाव हो रहा था। हाँ, उसके बाद से पिछले 2 साल में उसको इतना स्लो डाउन कर दिया गया कि दर्जनों में भी नहीं हुई है रजिस्ट्री। लोगों के आवेदन ही नहीं पास हो पा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट ही नहीं मिल पा रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के, तो वो कैसे जाके रजिस्ट्री कराएंगे? तो ये बात है। तो कुल मिलाकर यहाँ की बसाहट को खत्म करने की कोशिश है। जो लोग जो हाउस लीज पर मकान लिए हैं उन लोगों को बोला जा रहा है कि आप छोड़कर कहीं और जाके रहिए, आपको यहाँ खाली करना है। तो स्टेप बाय स्टेप में इश्यूज हैं और मुझे आना इसलिए पड़ा इस तरीके से क्योंकि मैंने बड़ी बारीकी से देखा कि हर वर्ग और हर इससे जुड़ा हुआ जिम्मेदार आदमी अपना प्रयास कर चुका है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है ये सभी मोर्चों को एक साथ लाकर मजबूती से लड़ने की ज़रूरत है, तब जाके हमारा शहर को हम बचा पाएंगे। वरना हम बालकों को याद करते हैं कैसे एक व्यक्ति को इतनी बड़ी संपत्ति प्रदेश की दे दी गई और पूरा टाउनशिप दे दिया गया। वैसे हम हमारे टाउनशिप को किसी एक व्यक्ति का मालिक नहीं बनाना चाहते। हम सब हमारे जो पूर्वज हैं सभी लोगों ने, हमारे मतलब जो पुरखे हैं, जिन लोगों ने भिलाई स्टील प्लांट में अपनी ज़मीन दी है या इस भिलाई स्टील प्लांट को अपने खून पसीने से सींचा है, उसको एकाएक हम इस धरती से बाहर नहीं होने दे सकते। आपको ऐसा लगता है कि टाउनशिप में भी मतलब वो देरी नहीं होगी कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बाकी यूनिट में, तो टाउनशिप में भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको एकदम से? मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये हम सिविक सेंटर में बैठे हैं। सिविक सेंटर में पहले एक कपड़ा मार्केट हुआ करता था, उसको हटाया गया। उसके पिछले 2 महीने से टेंडर निकाली गई है, वो जमीन कोई खरीद ले। अच्छा, हाँ, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब यहाँ कोई रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं पाएगा, बसाहट कम होगी। सेक्टर 6 का जैसे हाल है। हाँ, आज खंडरों का सामाजिक तत्व वहाँ रहते दिन भर। हाँ, खंडरों का पूरा वहाँ पे है, लोग है ही नहीं, तो ऐसा पूरा भिलाई हो जाएगा तो क्या बचेगा। ये प्राइवेटाइज करना ही चाहते हैं। इन्होंने अपनी मीटिंग्स में ये बात कही है कि कोई अच्छी कंपनी आए तो हम पूरा का पूरा उसको मैनेजमेंट देना चाहते हैं। 6,000 FSNL को दे दिया, जैसे कौड़ियों के दाम पे लगभग 250-300 करोड़ के आसपास में बेच दिया पूरा FSNL।
जापान की कंपनी ले ली, तो ये गलत है ना। अब बीएसपी से लोगों की भावना जुड़ी है, तो हम इस शहर की बसाहट को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। बिल्कुल। एक सवाल है कि आप जब बीएसपी के अधिकारियों से मिले थे, इससे पहले धरना देने से पहले मुलाकात करके आए थे, उनका क्या रवैया था? उन्होंने कुछ तो कहा होगा ना कि नहीं देवेंद्र जी ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, क्या मैंने कहा? मिनिमम वेजेस पे बात की थी, उसमें उन लोगों ने काफ़ी अपनी नई पॉलिसीज़ और अपने प्लान्स बताए थे, जो काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा था उसमें उनका। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बात पे ही हम लोगों के संघर्ष रहे, लेकिन रिटेंशन स्कीम पे हमारे व्यापारी साथियों के लिए कोई स्पष्ट बात उन्होंने कही नहीं। सेक्टर 9 अस्पताल के लिए भी क्या नीति वो बना रहे हैं, उस पर कोई बात कही नहीं। तो मैंने उनको उसी दिन कहा था कि सर आप कुछ चीज़ें मुझे ठीक लग रही है और कुछ चीज़ों पे मेरी आपत्ति है। जिन पे आपत्ति है उस पर मुझे लड़ना पड़ेगा, मैं अपनी जनता के साथ खड़े रहूँगा। मैं उस दिन भी उनको बोला था ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला नहीं था। लेकिन राउरकेला बर्नपुर में रिटेंशन स्कीम अभी भी कंटिन्यू है। सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट में लोकल लेवल पे ये मैनेजमेंट ने किया है, तो सेल के लोगों से ही बात करनी चाहिए, मंत्रियों से ही बातचीत करनी चाहिए। यही तो दिक्कत है। जो वर्तमान में प्रबंधन है वो भिलाई को समझ ही नहीं पाया, आया और एकाएक फैसले ले रहा है। उसको थोड़ा नीचे के लोगों से डायलॉग करना चाहिए। उनको लगता है डबल इंजन की सरकार है तो देवेंद्र से बात करना नहीं चाहिए, तो मत करो देवेंद्र से बात। सांसद जी हैं, बीजेपी के किसी से भी, हाँ, सांसद जी से बात करिए, उनके साथ मिलकर हल कीजिए। आप यूनियन के लोगों से मिलिए, उनके साथ मिलकर हल कीजिए। आप यहाँ के रहवासियों से बात कीजिए, उनके साथ मिलकर हल कीजिए। लेकिन मेरे बैठने का कारण ये है कि जब मैं देखा कि हमारे जनप्रतिनिधि भी असहाय हो गए 2 साल से बोल बोल के, तो मुझे लगा अब आंदोलन के अलावा कोई उपाय नहीं, इसलिए आंदोलन पे आए। हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि यहाँ आप उनको भी बुला रहे हो, आप आइए, आप लोग भी साथ आइए। मैं इनवाइट कर रहा हूँ, मैं इनवाइट कर रहा हूँ। ये कोई मतलब भिलाई का बैनर है, ये पंजा साहब का निशान नजर नहीं आ रहा ये है। भिलाई का कांग्रेस बैनर है, झंडे ये पर नजर नहीं आ भिलाई का बैनर है। कांग्रेस पार्टी का तो मैं कार्यकर्ता हूँ मरते दम तक, ठीक है। मेरी मरते दम तक इस पार्टी के लिए, इस विचारधारा के लिए काम करता रहूंगा। लेकिन ये जो मंच है ये गैर राजनीतिक मंच है, इसमें कोई भी सम्मिलित हो सकता है। और मैं तो ये भी कहूँगा, इनकेस आपको इस मंच में आना अच्छा नहीं लगता, आप कोई गैर राजनीतिक मंच बना दीजिए, मैं उसमें आ जाऊंगा। लेकिन समाधान तो करना पड़ेगा, मिलकर करना पड़ेगा। हाँ। और मैं मंच में भी नहीं बैठूंगा, मैं जमीन में बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करिए आप, कोशिश करिए आप। बैठक में गए थे, वो बैठक किए थे, सांसद जी का भी प्रेस रिलीज आई थी, और इससे पहले वैशाली नगर के विधायक रिकेश सिंह का भी प्रेस रिलीज आया था। वो दोनों भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। हम लोग भी लगे हुए हैं। हम देखो, डबल इंजन की सरकार इन्हीं लोगों ने लाई है। जब सिंगल इंजन था तब तो भिलाई बचा हुआ था। अब डबल इंजन में भिलाई के साथ क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हो। तो ये प्रयास करते करते हम लोगों को गेट आउट कर देंगे क्या यहाँ से। लोगों के घरों में इनके बीएसपी प्रबंधन के लोग ताला तोड़कर घुस जाएंगे, उनका सामान उठाकर फेंक देंगे, उनकी जो पेंशन है उसको, उनका जो पैसा आना है रिटायरमेंट के बाद उसको रोक देंगे, उनके साथ जाति करेंगे, उनके साथ कोर्ट में केस चलाएंगे जो उनके लीगल अधिकार में नहीं आता। बीएसपी अपना कोर्ट का केस खुद चलाती है और लोगों को नोटिस देती है और किसी की भी प्रॉपर्टी को सील कर देती है। तो ये सब होगा क्या? देखो, बातों से नहीं काम चलेगा। हम देखते देखते हमारे शहर उजड़ने नहीं देंगे। हम 5 साल थे सरकार में, हमने 20 साल पुराना मुद्दा हाउस लीज की रजिस्ट्री करवाई। हम आगे बढ़े, टाउनशिप का एरिया जो है नगर निगम के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर जो टाउन एंड प्लानिंग से जो यहाँ पर मकान बनते हैं या बढ़ते हैं उसकी परमिशन लेनी चाहिए, एनओसी लेनी चाहिए। उसके लिए हमने प्रोसेस आगे बढ़ाया। हम इस दिशा में आगे बढ़े कि हाउस लीज की जो बात कही गई थी वो सार्थक हो, हाउस लीज के आगे के चरण आए। लेकिन अब आप आगे के चरण आने के बजाय सबको यहाँ से भगाना चाहते हो, बोरिया बिस्तर फेंक कर। आपके एजेंडे में सेक्टर 9 हॉस्पिटल का भी मुद्दा है, लेकिन आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने कहा था कि हम लोग इसको मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, प्रपोजल वगैरह भी बनाए गए थे, लेकिन कहाँ अटक गए वो 5 साल? मैं इसमें बहुत साफ बताता हूँ। हाँ। मेरी सरकार थी, हमारी सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सेक्टर 9 अस्पताल को स्टेट गवर्नमेंट के साथ
स्टेट गवर्नमेंट को दे दीजिए। इसमें जितने भी एक्स्ट्रा खर्च लगते हैं, जैसे इनके नियमावली है कि ये एक दर से ज्यादा अधिक डॉक्टर्स को पैसा नहीं दे सकते, वहाँ के स्टाफ को नहीं दे सकते, जो कम है, इसलिए लोग आना नहीं चाहते। तो उसका जो एक्स्ट्रा टॉपअप पैसा है वो हमारा डीएमएफ फंड से हम देंगे, और आप हमारे कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी लोगों को उसका स्कीम्स का लाभ दे दीजिए। लेकिन एक बार में उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि हम नहीं करने, हम इसको नहीं देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन अब बिल्कुल दौड़ दौड़ के इन लोग प्राइवेट पार्टी को देना चाहते हैं, इतना बड़ा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो कह रहा हूँ, आज भी आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये जितने भी डबल इंजन के हमारे ड्राइवर्स हैं या चक्के हैं, ये लोग क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट को दिलवा देते ये सेक्टर 9 हॉस्पिटल। हम इसका समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं, माला पहनाने आएंगे। हमने भी स्कीम दी थी, अब तो इनकी सरकार है, हमारे कहने पे इन लोगों ने नहीं माना था बीएसपी के लोग, आपके कहने पे मान जाएंगे। आप स्टेट गवर्नमेंट इसको ले ले, संचालन कर ले, हम आपको माला पहनाने आएंगे आपके घर, ढोल नगाड़ा लेके, बाजा गाजा लेके, जिंदाबाद करते हुए। हॉस्पिटल को बचा लो। हाँ बचाओ भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ बातें मत करो, करके दिखाओ कुछ करना है तो। कब तक चलेगा फिर ये अनशन? देखो ऐसा है, अगर हम चाहते हैं देखो बीएसपी वाले तो अड़ियल है, मैं जानता हूँ उनका मैनेजमेंट अड़ियल है, बहुत हट नहीं सुनते हैं। मुझे लगता है कि आपकी बात, ये वीडियो, जब भाषणबाजी नहीं सुन रहे होंगे, तब तक कैसे करोगे? घर द्वार सब छोड़ छाड़ के बैठे हो। देखो वर्तमान में बात ऐसी है कि हम चाहते हैं चर्चा शुरू हो। 2 दिन से कोई चर्चा नहीं हुई, कल हम 1 दिन का और मौका, हम आगे बढ़े, चर्चा शुरू होती है तो उसके बाद हम आगे के फैसले ले सकेंगे। एक बात मैं आपके चैनल पे स्पष्ट करता हूँ और आपसे मदद मांगूंगा जी, क्योंकि क्या आपके भी चैनल का नाम भिलाई है। बिल्कुल ठीक है, और पूरे विश्व में अगर भिलाई रहेगा तब हम रहेंगे, सिंपल सी बात है। आपको भी पूरे विश्व में लोग फॉलो करते हैं तो वो भिलाई के कारण, भिलाई से निकले हुए पूरे विश्व भर के लोग आपको देखते हैं। तो मेरा ये कहना है, भिलाई को बचाना है। ये अनशन कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये बसाहट को हम मिटने नहीं देंगे, ये बसाहट को हम जिंदा रखेंगे। उसके लिए हम अपना सर्वोच्च लगा देंगे। इस मुहिम में भिलाई टाइम्स भी भिलाई को बचाने में अपना योगदान। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और भिलाई रहेगा तो हम रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और भिलाई के लिए जो भी हो सकता है हमारी पूरी कोशिश होगी। विधायक देवेंद्र यादव धरना दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का निशान मुझे नजर नहीं आया। आप पहले ही बोले कि कोई पंजा छाप नहीं, गांधी है, नेहरू है, अम्बेडकर है, भिलाई को बनाया, विचारधारा है। बिल्कुल। तो अनशन को लेकर लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सबसे बड़ा लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर देवेंद्र यादव धरने पर बैठे क्यों हैं, अनशन पर बैठे क्यों हैं। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, 2 रात उनकी इसी पंडाल में, रात के 14 डिग्री 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर में बीता है। रात में और कम हो जाती सर। अच्छा, 2 दिन का एक्सपीरियंस कैसा था? देखो ऐसा है कि वो जेल में तो रहे ही थे पहले से ही। अच्छा, लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया जेल काटे हैं तो रात भी यहाँ काट सकते हैं करके। हाँ बस यही है, जेल जो इन लोगों ने भेजी ना, तो इसमें समझ में आ गया कि ठंड कैसे। देखो जेल में भी कोई सुविधा नहीं रहती थी, यहाँ तो बढ़िया गद्दा भी मिल गया, वहाँ तो ये भी नहीं मिलता था। वहाँ तो ऐसी मतलब एक पतली सी चादर में सोते थे, और इतनी ठंड होती थी वहाँ पर कि मतलब जैकेट, इसके बाद कान में ऐसे पट्टा, इसके बाद ऊपर से कंटोपा, ठीक है, ग्लास, 2-3 मोजे ऐसे पहन के सोते थे जेल में, इतनी ठंड होती थी। तो उसके हिसाब से कम है यहाँ पे, उसके हिसाब से कम है। ये मैं कहूँगा जेल के हिसाब से ये सुविधाजनक है। कुछ लोग चिंता कर रहे थे, नहीं भैया जेल काट चुके हैं तो रात काटना उनके लिए आसान है करके, तो सही बोल रहे थे मतलब वो। हाँ, जेल में ज्यादा कठिन थी ये कह सकता हूँ मैं। यहाँ ठीक है, यहाँ सुख सुविधा, यहाँ लोग देखने वाले हैं, मतलब जब घर पास भी है, सऊदा की दूरी पे घर है। नहीं देखो क्या, जब सोया तो आँख बंद होने का डर नहीं था, जब आँख खुली तो आँख खुलने की भी का ये नहीं था कि कहाँ आ गया। मतलब ये जो भरोसा है ना, ये भिलाई देता है, ये अपना शहर देता है कि हाँ भाई अपने शहर में अब सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई देखो प्रशासन का कोई आदमी आया 2 दिन से भाई, कोई हाँ कोई नहीं है, कोई सोच ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन अपने शहर में आराम से सो गए। सुबह उठे तो लोगों की आवाज आ रही थी, अरे वो विधायक कहाँ है, देवेंद्र कहाँ है, ऐसा करके। कोई लाफिंग क्लब वाले आए, फिर देखा वो हमारे उन लोग आए, अपने पर्यावरण मित्र लोग आए, फिर इधर जो वॉलीबॉल खेलते हैं ना बच्चे, उन लोग आ गए, तो सबसे गप कर रहे थे और क्या, बैठ के गप पे मार रहे थे। वाकई में चलो लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, अनशन जारी रहेगा जैसे कि उन्होंने कहा है। और बाकी में बीएसपी प्रबंधन की जो हड़धर्मिता है वो
देखने और सुनने को मिलती रहती है, बताने की ज़रूरत नहीं है उनकी मनमानी किस तरह से जारी है। रिटेंशन स्कीम को लेके सबसे ज़्यादा परेशान है तो रिटायर्ड कर्मी, जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया और आज उन्हें रहने के लिए भी शायद वो मकान नहीं मिलेगा। और कभी किसी समय में वो 3,000 रुपये बिल पे करते थे, आज 20,000 25,000 रुपये बिल पे करने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे लोग आए कि नहीं आपके पास? सभी लोग हैं मेरे साथ, अभी भी बैठे हुए हैं। वो देखिए, वो आंटी बैठी हुई है, हमारे भैया लोग बैठे हैं, सब लोग रिटेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं। ये अंकल बैठे हुए हैं, देखिए रिटेंशन। परगनिया जी, आपको बहुत लोग याद करते रहते हैं पानी पी के याद करते हैं पानी पी के कोसते हैं डायरेक्टर पर्सनल जी जी, उधर सेक्टर 9 से भी बहुत लोग। चलिए ठीक है, सेक्टर 9 से ज़्यादा है चलिए ठीक है, लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।